चलिए अब हम अपनी सेल इंजरी यूनिट में आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फेरोप्टोसिस को। चलिए शुरू करते हैं। देखो फेरोप्टोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? यह आयरन डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब जो आपका आयरन है वो आपके साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट होने लगेगा जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। इस चीज़ को आप कह रहे हो फेरोप्टोसिस। ठीक है, मतलब आयरन अगर साइटोप्लाज्म में इंक्रीज कर जाएगा तो आपके सेल की डेथ हो सकती है। ठीक है, चलिए और ध्यान रखना फेरोप्टोसिस भी एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ठीक है, और प्रोग्राम सेल डेथ क्या होती है? जो रेगुलेटेड होती है जीन से। ठीक है, तो फेरोप्टोसिस इज रेगुलेटेड बाय जीन्स। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर आप क्लिनिकली फेरोप्टोसिस के टॉपिक को इस तरह से कोरिलेट कर सकते हो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्जी डॉक्टर हो तो आप रैंडमली सप्लीमेंट चलाते रहोगे आयरन के, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो और आपने फेरोप्टोसिस को पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि आयरन सप्लीमेंट तो देना है लेकिन एक लिमिट तक इसलिए देना है क्योंकि अगर आप आयरन ज़्यादा दे दोगे तो वो साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट कर जाएगा। अब अगर साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट कर जाएगा तो फेरोप्टोसिस हो जाएगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। अब अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में सेल की डेथ होगी तो प्रेग्नेंट वुमेन पर तो काफ़ी असर पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसकी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आयरन सप्लीमेंट देने हैं प्रेगनेंसी के दौरान लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो प्रोग्राम सेल डेथ क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एपोप्टोसिस भी एक प्रोग्राम सेल डेथ है, आपको पता होना चाहिए। पायरोप्टोसिस भी और नेक्रोप्टोसिस भी और नेट मतलब न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप, और फिर आज हमने पढ़ी है फेरोप्टोसिस। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 5 प्रोग्राम सेल डेथ पढ़ी हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम पैथोलॉजी में आगे बढ़ते रहेंगे तो और भी प्रोग्राम सेल डेथ आ जाएंगी और मैं उसको इस स्लाइड में ऐड करता रहूंगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, नेक्रोसिस जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां से एमसीक्यू बनता है कि कौन प्रोग्राम सेल डेथ है और कौन प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है। ठीक है, अब देखो फेरोप्टोसिस का ओवरव्यू देख लेते हैं। अब देखो फेरोप्टोसिस में क्या होता है? आयरन एक्यूमुलेट हो जाता है साइटोप्लाज्म में जिसकी वजह से फेंटन्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना फेंटन्स रिएक्शन जो है ना वो आयरन की वजह से स्टार्ट होती है या एक्सेलरेट होती है, आप ये कहो। ठीक है, चलिए और फेंटन्स रिएक्शन क्या करती है ना, सेल के अंदर फ्री रेडिकल को इंक्रीज कर देती है, मतलब फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है। अब फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो फ्री रेडिकल करते हैं लिपिड परऑक्सीडेशन। अब अगर लिपिड परऑक्सीडेशन होगा तो आपका हो जाएगा फेरोप्टोसिस। और ध्यान रखना लिपिड परऑक्सीडेशन इज द मार्कर ऑफ फेरोप्टोसिस। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको यहां से क्या पता चला कि आयरन बढ़ा, फेंटन्स रिएक्शन हुई, फेंटन्स रिएक्शन की वजह से फ्री रेडिकल बढ़े तो लिपिड परऑक्सीडेशन हो गया। अब अगर लिपिड परऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सेल की डेथ हो जाएगी और फेरोप्टोसिस हो जाएगा, मतलब फेरोप्टोसिस की वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना लिपिड परऑक्सीडेशन इज द मार्कर ऑफ फेरोप्टोसिस। ध्यान रखना एमसीक्यू बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो रोल ऑफ ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ठीक है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एक एंजाइम है जिसका हमें रोल देखना है फेरोप्टोसिस में। ठीक है, चलो देखो ये एक सेल है ये पूरा। ठीक है, अब देखो सिस्टीन एक एमिनो एसिड है जो सेल के बाहर है, फिर ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये सेल के अंदर आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टाइन में। ठीक है, अब ये सिस्टाइन क्या करेगा? ये सिंथेसाइज करेगा ग्लूटाथायोन को, और ग्लूटाथायोन की कौन सी फॉर्म को? रिड्यूस्ड फॉर्म को। ठीक है, अब जैसे ही ये GPX4, देखो ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज को ही आप GPX4 कह रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना जैसे ही GPX4 रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन को देखेगा तो ये GPX4 एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट कर देगा रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए ठीक है, और साइमल्टेनियसली मतलब GPX4 क्या कर रहा है? रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन को कन्वर्ट कर रहा है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन में, लेकिन इसके साथ साथ ये OOH को OH में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब परऑक्साइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियसली देखो GPX4 ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन साइमल्टेनियसली चला रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो ये OOH क्या है? परऑक्साइड क्या है? एक फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का क्या काम है?
लिपिड परऑक्सीडेशन कराना, ठीक है। OOH का सेल के अंदर क्या रोल है? लिपिड परऑक्सीडेशन कराना। लेकिन यहां पर देखो GPX4 क्या कर रहा है? OOH को OH में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब जो परऑक्साइड है या फिर ये कहें OOH है, उसकी कंसंट्रेशन को सेल में कम कर रहा है। तो अगर OOH की कंसंट्रेशन सेल में कम होगी तो लिपिड परऑक्सीडेशन इनहिबिट हो जाएगा। अब अगर लिपिड परऑक्सीडेशन इनहिबिट हो जाएगा तो फेरोप्टोसिस भी इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो GPX4 है ये क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं, फेरोप्टोसिस को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। मैं एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो सिस्टीन एक अमीनो एसिड है जो सेल के बाहर है। अब ट्रांसपोर्टर के थ्रू इसको सेल के अंदर लाया गया और इसने बना लिया सिस्टीन। अब सिस्टीन क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन। अब जैसे ही GPX4 मतलब ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन को देखेगा, खुश हो जाएगा और एकदम से कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन में, ठीक है। और साथ में मतलब साइमल्टेनियसली ये OOH को कन्वर्ट कर देगा OH में। अब OOH क्या है? परऑक्साइड, मतलब फ्री रेडिकल, जो कि करा रहा था लिपिड परऑक्सीडेशन। अब अगर GPX4 ने OOH को OH में कन्वर्ट कर दिया, मतलब परऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो गई। अब अगर परऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो गई तो लिपिड परऑक्सीडेशन भी इनहिबिट हो गया। अगर लिपिड परऑक्सीडेशन इनहिबिट हो गया तो फेरोप्टोसिस भी इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए GPX4 को कहा जाता है मास्टर रेगुलेटर ऑफ फेरोप्टोसिस, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मास्टर रेगुलेटर ऑफ फेरोप्टोसिस, तो आपका आंसर जाना चाहिए GPX4 या ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हाउ आयरन कोज फेरोप्टोसिस, ये देख लेते हैं। चलिए देखो वही बात है, अगर आयरन आपका साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट होने लगेगा तो ये फेंटन्स रिएक्शन चलाएगा। अब फेंटन्स रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं। देखो Fe+2 है, जैसे ही ये रिएक्ट करेगा H2O2 से तो ये बना लेगा Fe+3 और OH डॉट, मतलब हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल, ठीक है। चलिए तो Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हुआ और इसने H2O2 को OH में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपने अच्छे से फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको ये जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार H2O2 भी एक फ्री रेडिकल है और OH डॉट मतलब हाइड्रोक्सिल आयन भी, सॉरी हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल, मतलब मैं फिर से दोहराता हूँ, H2O2 एक फ्री रेडिकल है और OH डॉट भी फ्री रेडिकल है। तो फेंटन्स रिएक्शन की वजह से फ्री रेडिकल कैसे इंक्रीज हुए? तो इसका आंसर ध्यान से सुनना। देखो H2O2 भी एक फ्री रेडिकल है, OH डॉट भी एक फ्री रेडिकल है, लेकिन OH डॉट मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ है फ्री रेडिकल की, ठीक है। मतलब OH डॉट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्री रेडिकल है, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा इंपैक्ट करता है सेल को, ठीक है। समझ में आया ना? चलिए, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल बढ़ जाएंगे, या फिर आप ये कहो इंपैक्ट ऑफ फ्री रेडिकल बढ़ जाएगा, क्योंकि OH डॉट जो है वो मोर पोटेंट फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल है एज कंपेयर टू H2O2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? फ्री रेडिकल बढ़ जाएंगे तो लिपिड परऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब लिपिड परऑक्सीडेशन हो जाएगा तो सेल की डेथ हो जाएगी, मतलब फेरोप्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाउ आयरन कोजेज फेरोप्टोसिस। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, अगर आयरन बढ़ा तो फेंटन्स रिएक्शन हो जाएगी। फेंटन्स रिएक्शन में OH डॉट बढ़ेगा जो कि बहुत पोटेंट फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल है, मोर पोटेंट फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल है, मतलब फ्री रेडिकल इंक्रीज कर जाएंगे, लिपिड परऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर फेरोप्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो ग्लूटाथायोन है, आयरन की वजह से ग्लूटाथायोन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। देखो आयरन की वजह से ग्लूटाथायोन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, वो इसलिए क्योंकि देखो ग्लूटाथायोन जो है ना वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब इसका काम है फ्री रेडिकल को किल करना या एलिमिनेट करना, ठीक है। अब अगर आयरन सेल के अंदर नहीं होगा, अगर आयरन सेल के अंदर नहीं होगा तो फेंटन्स रिएक्शन नहीं होगी। अगर फेंटन्स रिएक्शन नहीं होगी तो सेल के अंदर फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी। अब अगर सेल के अंदर फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो ग्लूटाथायोन की जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो बिजी नहीं रहेगी फ्री रेडिकल को एलिमिनेट करने में, मतलब ये फ्री घूमेगी, ठीक है। देखो अगर आयरन एक्यूमुलेट नहीं होगा तो
तो फेंटन्स रिएक्शन नहीं होगी। अगर फेंटन्स रिएक्शन नहीं होगी तो फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन सेल के अंदर नहीं बढ़ेगी। अगर फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन सेल के अंदर नहीं बढ़ेगी तो ग्लूटाथायोन जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म है फ्री रहेगा, मतलब ये फ्री रेडिकल को मानने नहीं जाएगा क्योंकि फ्री रेडिकल ज़्यादा मात्रा में नहीं है आपके सेल में। ठीक है, फिर उससे क्या होगा ना, GPX4 क्या करेगा, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन को कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन में। ठीक है, फिर साइमल्टेनियसली ये OOH को कन्वर्ट कर देगा OH में। फिर OOH की कंसंट्रेशन कम होगी तो लिपिड परऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और फेरोप्टोसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आयरन आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो फेंटन्स रिएक्शन ज़्यादा होगी। फेंटन्स रिएक्शन ज़्यादा होगी तो फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब अगर फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन है ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब इसको जाना पड़ेगा फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करने में। ठीक है, अगर रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन फ्री रेडिकल को एलिमिनेट करने में बिजी होगा तो ये GPX4 रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से ये OOH जो है वो OH में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब परऑक्साइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब परऑक्साइड सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा। अगर परऑक्साइड सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो लिपिड परऑक्सीडेशन होगी, और अगर लिपिड परऑक्सीडेशन होगी तो फेरोप्टोसिस भी होगी। ठीक है, पिछले 3-4 मिनट से जो भी मैंने शब्द बोले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आप आराम से सुनना। ठीक है, चलिए अब देखो ग्लूटाथायोन की एक्टिविटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से GPX4 इनएक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये इनहिबिट नहीं कर पाएगा लिपिड परऑक्सीडेशन को। ठीक है, फिर फेरोप्टोसिस आपकी हो जाएगी। तो यहाँ से समझ में आया ना कि आयरन की वजह से फेरोप्टोसिस कैसे हुई। ठीक है, चलिए पिछले 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट से जितनी भी बातें मैंने बोली हैं बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, ध्यान से सुनना। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फेरोप्टोसिस आपके मतलब जहन में एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो फेरोप्टोसिस में माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है। ठीक है, अब देखो मान लो ये नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर सेल के अंदर फेरोप्टोसिस हुआ, आयरन एक्यूमुलेट हुआ तो ये फेरोप्टोसिस का माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना पहली चीज़ क्या होती है, अगर फेरोप्टोसिस होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज छोटा हो जाता है, स्मॉलर साइज हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ पर काफ़ी बड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और यहाँ पर देखो काफ़ी छोटा हो चुका है माइटोकॉन्ड्रिया का साइज। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, देखो ये जो रेड वाली मेम्ब्रेन है ये रप्चर कर चुकी है। ठीक है, जबकि देखो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन ठीक थी, लेकिन जैसे ही फेरोप्टोसिस हुआ तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर चुकी है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो जो इनर मेम्ब्रेन है मतलब ग्रीन वाली मेम्ब्रेन वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये काफ़ी थिक हो चुकी है। ठीक है, चौथी चीज़ ये होती है कि क्रिस्टी जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन जो है, देखो यहाँ पर काफ़ी फोल्डिंग देखने को मिलेगी लेकिन यहाँ पर बहुत कम फोल्डिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जो फेरोप्टोसिस में होती हैं। पहली, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज स्मॉल हो जाता है, दूसरी आउटर मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है, तीसरी इनर मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, चौथी क्रिस्टे रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नोट पॉइंट देखते हैं। अब देखो नोट पॉइंट क्या है, फेरोप्टोसिस कैन बी यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। ठीक है, देखो कैंसर थेरेपी में भी हम फेरोप्टोसिस का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये कैसे यूज़ करते हो, ये किल करता है ट्यूमर सेल्स को। ठीक है, चलिए और ये कौन कौन से कैंसर्स में यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है ब्रेस्ट कैंसर और एक होता है पेनक्रियाज कैंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इन विच टाइप ऑफ कैंसर वी कैन ट्रीट बाय फेरोप्टोसिस, मतलब कौन सा कैंसर है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं फेरोप्टोसिस को। तो ध्यान रखना एक ब्रेस्ट कैंसर है और एक पेनक्रियाज कैंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो फेरोप्टोसिस इज एसोसिएटेड विद पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, अब फेरोप्टोसिस जो है वो कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, वो आपको पता होना चाहिए। पहला, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। अब न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं अल्जाइमर डिसीज,
पार्किंसन डिसीज, हंटिंगटन डिसीज। ठीक है, चलिए दूसरा है CVS एबनॉर्मेलिटी, तीसरा है CNS स्ट्रोक, चौथा है किडनी डैमेज। ठीक है, तो ये 4 पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिनके साथ फेरोप्टोसिस एसोसिएटेड होता है। आगे चलते हैं, देखो ड्रग विच डिक्रीज फेरोप्टोसिस। देखो पहली है विटामिन ई। अगर किसी को फेरोप्टोसिस हो रहा है, आप विटामिन ई दे दोगे तो फेरोप्टोसिस डिक्रीज हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो जो विटामिन ई है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब वो किल करती है फ्री रेडिकल को। और आपको पता है, अभी तक पता चल चुका है कि फेरोप्टोसिस में जितनी भी परेशानियां आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तब आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट दोगे जो फ्री रेडिकल को किल कर देगा तो वो तो डिक्रीज कर ही देगा ना फेरोप्टोसिस को। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, विटामिन ई अगर आप दे दोगे तो फेरोप्टोसिस डिक्रीज कर जाएगा। और विटामिन ई क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। और ध्यान रखना, अगर आप फेरोस्टैटिन दे दोगे तो भी फेरोप्टोसिस डिक्रीज कर सकता है। चलिए अब देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक। अब एंजाइमेटिक में क्या क्या होता है? एक होता है सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में SOD लिखते हो, और एक होता है कैटालेज, एक होता है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम हैं आपकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, मतलब ये किल करते हैं या एलिमिनेट करते हैं फ्री रेडिकल को। अब नॉन एंजाइमेटिक में एक होती है विटामिन्स, एक होती है मिनरल्स। विटामिन्स में कौन कौन से होते हैं? एस, मतलब विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हो? एस। ठीक है, मिनरल्स में कौन कौन से होते हैं? कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का टेबल है जो आपको आना चाहिए। ये बायोकेमिस्ट्री में भी हेल्पफुल होगा, पैथोलॉजी में भी, फार्माकोलॉजी में भी, फिजियोलॉजी में भी। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो मिनरल्स हैं इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देखो एक कॉपर है, एक है मैंगनीज, एक है सेलेनियम, एक है जिंक। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, क्यों मन से जाने। ठीक है, मतलब पैथोलॉजी को क्यों मन से जाने। ठीक है, क्यों से हो गया कॉपर, मन से हो गया मैंगनीज, से हो गया सेलेनियम, जाने से हो गया जिंक। ठीक है, तो ये ट्रिक है जो कि मुझे मालूम है बहुत ख़राब है, लेकिन शायद आपके याद हो जाए इससे। ठीक है, तो देखो फेरोप्टोसिस होता है समाप्त। मैंने अपना फुल एफर्ट दिया फेरोप्टोसिस को अच्छे से समझाने के लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कमी है या कुछ भी आप चेंज चाहते हो तो आप कमेंट में बेहिचक बताइए। ठीक है, थैंक यू।